जय हिंद जय भारत मित्रों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से अंश 5G अकेडमी में। तो जैसा कि मैं कक्षा 10 की फिजिक्स के जितने भी टॉपिक्स थे, मतलब जितने भी चैप्टर्स थे, उनको हमने कंप्लीट कर लिया है और अब बारी आती है केमिस्ट्री की। तो फिजिक्स जो होती है मित्रों, उसको हम चैप्टर वाइज पढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। अगर आप फिजिक्स में जैसे आपको प्रतिकर्षण और आकर्षण पढ़ना है तो उसके लिए क्या कहेंगे कि प्रतिकर्षण कोई धक्का है और आकर्षण कोई खिंचाव है। हम समझ गए। लेकिन केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री में जैसा कि हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं, तो अब हम बात तुरंत रासायनिक अभिक्रियाएं, समीकरण। अभिक्रियाएं क्या होती है? लोग क्या सोचेंगे, अभिक्रियाएं क्या होती है, समीकरण क्या होते हैं। अब ऐसा अम्ल क्षार लेकर चलिए। अगर हम बताएं कि अम्ल क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं या H+ आयन विस्थापित कर देते हैं। अब लो H+ आयन क्या होंगे या हाइड्रोनियम आयन क्या होंगे, या कुछ लोग जानते भी होंगे। मैं सबको नहीं कह रहा हूं कि सभी नहीं जानते होंगे, कुछ लोग जानते भी होंगे इन बातों को। लेकिन जो कुछ हमारे अनजान बच्चे हैं, तो उनके लिए जो है हम केमिस्ट्री को बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री के लिए एक कहावत प्रचलित है कि हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात भर पढ़ो दिन में फिर से सफा। तो केमिस्ट्री जो होती है उसको आप पूरी रात रटिए, लेकिन सुबह जो होगी वह फिर से खत्म हो जाएगी। तो हम जो शुरू करने वाले हैं वो कक्षा 10 की केमिस्ट्री शुरू करने से पहले बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की क्लासें चलाएंगे, जिसमें हम केमिस्ट्री की जो बेसिक चीजें हैं, जैसे द्रव्य क्या, पदार्थ क्या, केमिस्ट्री का इतिहास क्या है और एक्सेट्रा, मतलब इत्यादि चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तत्व, ठोस, द्रव, गैस वगैरह वगैरह क्या क्या होती हैं, सब इसमें पढ़ेंगे। तो जो बेसिक क्लासें हैं इनको हम क्लासीफाई किस प्रकार से करेंगे। ये बेसिक क्लासें सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कक्षा 9 में पढ़ रहे हो, चाहे आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हो, चाहे 11 या 12 में पढ़ रहे हो, चाहे आप उससे लेवल ऊपर के हो या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तो ये जो बेसिक क्लासें हैं ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली हैं। तो बेसिक क्लासों के क्रम में हम किस प्रकार पहचानेंगे कि ये हमारी बेसिक क्लास की अगली है कि पिछली है, कि कौन सी है कौन सी नहीं है। इसके लिए हम बेसिक क्लासों को डे 1, डे 2, डे 3 इस प्रकार से क्लासीफाई करते रहेंगे। तो उस बेसिक क्लासों के क्रम में आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ द केमिस्ट्री। सुनने में अजीब लग रहा होगा, थोड़ा मजाकिया, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि रसायन विज्ञान का इतिहास क्या है, इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। और ये बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का डे फर्स्ट है। ऐसे हम डे फर्स्ट, डे सेकंड इसी प्रकार से हम क्लासीफाई करते रहेंगे, जितने दिनों में हमारी बेसिक ऑफ केमिस्ट्री खत्म न हो जाए। तो बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में हम बहुत प्रकार की टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद क्लास 10 की केमिस्ट्री चलेगी, उसके बाद हम इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो बेसिक केमिस्ट्री जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो केमिस्ट्री आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है। केमिस्ट्री के लिए कहावत मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, हम आ चुके हैं अपने इस डे फर्स्ट के टॉपिक में, वीडियो में आ चुके हैं। तो वीडियो में आने से पहले जैसा कि हम जानते हैं कि हम रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के बेसिक्स के बारे में यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो ये बेसिक्स सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जिस भी क्लास में हो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं विज्ञान क्या होता है। विज्ञान साथियों, हम अपने चारों ओर, हमारे चारों ओर जैसे पेड़ हुआ, नल वगैरह, घर वगैरह, पहाड़, पठार, घाटी, नदी, झरने और पदार्थ, जितने भी चीजें हमारे चारों तरफ हम देख सकते हैं, उन सब के बारे में अध्ययन करना, उन सब के बारे में पढ़ना विज्ञान कहलाता है। तो आई होप आप सभी विज्ञान समझ गए होंगे। तो आज वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मजेदार साबित होने वाली है। तो देखिए, विज्ञान को किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारे चारों ओर जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में हम एक सूचीबद्ध तरीके से एक के बाद एक उनके गुणों का जब अध्ययन करें, वही हमारा विज्ञान कहलाता है। अब विज्ञान की आजकल तो अनंत शाखाएं हैं, जैसे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सी उसकी शाखाएं आजकल हो गई हैं। लेकिन हम आपको जो शाखाएं बता रहे हैं, 2 शाखाएं, सिर्फ विज्ञान 2 प्रकार की होती है। ये कहीं किताब में नहीं लिखा मिलेगा, लेकिन होती वास्तव में 2 ही हैं। पहली सजीव विज्ञान, और दूसरी निर्जीव विज्ञान।
तो सजीव विज्ञान और निर्जीव विज्ञान की सिर्फ 2 ही शाखाएं हैं और इन्हीं से रिलेटेड विज्ञान की सभी शाखाएं हैं। तो सजीव विज्ञान में जैसे हमारी बायोलॉजी हुई, जीव विज्ञान और सजीव विज्ञान की शाखा है। निर्जीव विज्ञान में जैसे हमारे भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स और जैसे रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री हुआ। तो केमिस्ट्री जो हमारी हो गई वो निर्जीव विज्ञान की शाखा हो गई। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी केमिस्ट्री है क्या। तो केमिस्ट्री हमारी जो यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है, मतलब रसायन विज्ञान का वह भाग है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुणों तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का विस्तृत अध्ययन करते हैं, वही हमारी रसायन विज्ञान कहलाती है। तो आई होप आप सभी रसायन विज्ञान की परिभाषा समझ गए होंगे। यदि ना समझे हो तो वीडियो को पॉज कर और थोड़ा बैक कर लीजिए, फिर से आप लोग उस परिभाषा को सुन लीजिए। तो अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में इस डे की, आज के दिन की जो आगे की टॉपिक है, चैप्टर कहने की आदत पड़ गई ना, फिजिक्स पढ़ा रहे थे अभी तक तो चैप्टर कह रहे थे, वही हमारी आदत पड़ी हुई है। लेकिन अब हम जो अपने वीडियो को क्लासिफाई करने वाले हैं वो डे 1 डे 2 के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे कि ये डे 1 था, डे 2 था, क्योंकि हमारे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री चल रही है और केमिस्ट्री के जो बेसिक्स हैं उनके लिए कोई चैप्टर स्पेशल नहीं बना हुआ है, इसलिए हम इसको डे में क्लासिफाई करने वाले हैं ताकि आप लोग हमारी वीडियो को सरलता से ढूंढ पाए। और मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बनाकर वीडियो को अपलोड करने वाला हूं ताकि ढूंढने में आप लोगों को और भी आसानी हो। तो कहां पर हम थे? हाँ, रसायन विज्ञान की परिभाषा कंप्लीट हो चुकी थी। तो अब हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का इतिहास क्या है, केमिस्ट्री किस प्रकार से केमिस्ट्री का जन्म किस प्रकार से हुआ, किसने केमिस्ट्री रसायन शास्त्र की स्थापना की, का इतिहास है। रसायन विज्ञान का इतिहास। रसायन विज्ञान का जनक आप लोग शायद जानते होंगे कि रसायन विज्ञान का जनक लेवासियों को कहा जाता है, लेकिन रसायन विज्ञान का जनक और स्थापक दो अलग अलग बातें हैं। जनक मीन्स होता है रसायन पिता, जनक मीन्स हमारे साधारण भाषा में पिता होता है, और रसायन विज्ञान का पिता लेवासियों को कहा जाता है। किसको? लेवासिये को। लेकिन रसायन विज्ञान की स्थापना लेवासिये ने नहीं की है। रसायन विज्ञान पहले से मौजूद था, रसायन विज्ञान का इतिहास लेवासिये से पुराना है। तो अब रसायन विज्ञान की स्थापना किसने की, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि रसायन विज्ञान की स्थापना आखिर की किसने। तो वह महान पुरुष जिसने रसायन विज्ञान की स्थापना की, इसका श्रेय जाता है रॉबर्ट बायल को। रॉबर्ट बायल ये रसायन विज्ञान के स्थापक थे मित्रों। रसायन विज्ञान की स्थापना की मीन्स इन्होंने ही रसायन विज्ञान की खोज की, कि इन्होंने यह खोज की कि ऐसा भी कोई विज्ञान होता है जिसे हम रसायन शास्त्र कह सकते हैं। तो इन्होंने रसायन शास्त्र की स्थापना की और उसमें महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले, उसमें कई प्रयोग किए लेवासिये ने, और इसलिए उनको लेवासिये को रसायन शास्त्र का जनक मान लिया गया। तो रसायन विज्ञान के जो जनक थे वह थे लेवासिये, लेकिन स्थापक जो थे जिसने स्थापना की थी वह रॉबर्ट बायल थे। इसका श्रेय रॉबर्ट बायल को जाता है। ये बहुत महान वैज्ञानिक हुआ करते थे मित्रों, तभी तो इन्होंने रसायन विज्ञान की स्थापना की। तो अब हम बात कर लेते हैं रसायन विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, CHEMISTRY। इस शब्द की उत्पत्ति जो है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र भाषा के कीमिया शब्द से हुई है। मिस्र भाषा की कीमिया, अब कीमिया ऐसे लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है मुझे नहीं पता है, लेकिन कीमिया से हुई है, इतना सब जानते हैं, हम भी जानते हैं वही। तो कीमिया शब्द से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है, जिसका मिस्र भाषा में अर्थ होता है घोतक। अब घोतक क्या है? मिट्टी से इसका एक संबंध होता है जिसे काली मिट्टी कहा जाता है। तो कीमिया को हम उसे काली, जिसका अर्थ हो जाएगा काला। तो मिस्र भाषा में तो उसका अर्थ काला नहीं होगा, उसका काला घोतक, जो जिससे मिट्टी से संबंध होता है, काली मिट्टी हुई तो उसे मिस्र भाषा में घोतक कहा जाता था। तो यहाँ पर कीमिया का मिस्र भाषा में अर्थ होता था घोतक, लेकिन यहाँ पर कीमिया का अर्थ होगा काला। तो इसी शब्द से उत्पत्ति हुई है हमारे केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री का रहा ये इतिहास। अब साथियों, अब हम बात कर लेते हैं आगे के बारे में। हमारे रसायन विज्ञान की दुनिया में दो और वैज्ञानिक हुए थे, जिनका नाम था प्लूटो और अरस्तु। तो इन्होंने क्या किया कि बताया हमारे संसार में जितनी भी चीजें हैं
हम जितनी भी चीजों को देख सकते हैं ये हम इतिहास बता रहे हैं। आधुनिक रसायन इससे कई अलग है। आधुनिक रसायन जो है उसमें बहुत सारी चीजें खोज हो चुकी हैं, बहुत सारी चीजों का इन्वेंशन हो चुका है, बहुत सारी नई नई चीजें आ चुकी हैं, तो वह इससे बहुत अलग है। लेकिन इतिहास की बात जब हम करें तो वहां पर प्लूटो और अरस्तु ने क्या बताया कि संसार की जितनी भी चीजें होती हैं वो 4 चीजों से मिलकर बनी होती हैं। पहला वायु, दूसरा पृथ्वी, तीसरा जल और चौथा अग्नि। 4 चीजों से मिलकर बनी होती है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे अगर कोई लकड़ी है, लकड़ी का मान लेते हैं, तो लकड़ी को हम जब जलाएंगे तो हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होने वाली हैं। देखिए, पहला तो हमें प्राप्त होगा धुआं। जब लकड़ी जलेगी तो धुआं प्राप्त होगा, और दूसरा इससे प्राप्त होने वाला है हमारा धुआं के बाद राख, और तीसरा जो इससे हमारा प्राप्त होगा वह होगा जलवाष्प। और चौथा जो इससे प्राप्त होगा वो इसका ज्वाला होगी, जो मतलब जलती नहीं है। जब लकड़ी उकड़ी जलती है उसे ज्वाला कहते हैं। तो जो चौथा इससे प्राप्त होगा वह ज्वाला होगा। तो देखिए, धुआं हमारा किसका काम करेगा? वायु का। वायु से मिलकर बना है। राख हमारी पृथ्वी का काम करेगी, क्योंकि यह पृथ्वी में ही दफन हो जाती है, पृथ्वी में ही नष्ट हो जाती है, पृथ्वी का काम करेगी। जलवाष्प हमारा जल का काम करने वाला है, और जो ज्वाला होगी वो हमारे अग्नि का काम करने वाली है। अब बताइए आप लोग, लकड़ी में कुछ भी बचा शेष इसके अलावा? लकड़ी जो होगी वह जलने पर क्या होगी? धुआं उत्पन्न करेगी, राख उत्पन्न करेगी, जलवाष्प उसमें होगा ही होगा, जो जलकर खत्म हो जाएगा। फिलहाल जलकर वो जलवाष्प बन जाता है, भाप में उड़ जाता है हवा में, और ये ज्वाला क्या करेगी? आग देगी। तो इस लकड़ी में इन 4 चीजों के अलावा कुछ भी और है क्या? आप लोग कोई बता सकते हैं कि 4 चीज के अलावा कुछ भी बचा? नहीं बचता है। तो ये 4 चीज क्या है? धुआं वायु, राख पृथ्वी, जलवाष्प जल हो जाता है, और ज्वाला हमारी अग्नि हो जाती है। तो प्लूटो और अरस्तु ने यही सिद्धांत, यही नियम प्रतिपादित किया उन्होंने कि जो किसी संसार की प्रत्येक वस्तु इन्हीं 4 चीजों से मिलकर बनी होती है। तो मित्रों, अब हम बात कर लेते हैं कि वैज्ञानिक विधियां मीन्स वैज्ञानिक जितनी भी चीजों की खोज करते हैं उनमें हम जैसे कहते हैं कि ये इनका सिद्धांत है, ये डार्विनवाद का, ये लैमार्कवाद है, ये सिद्धांत है, ये नियम है, ये नियम है। तो हम बात कर लेते हैं कि किसी विज्ञान की भाषा में नियम और सिद्धांत में क्या अंतर है, नियम क्या होते हैं और सिद्धांत क्या होते हैं। तो इसके क्रम में जो सबसे पहला हमारा स्टेप आता है वह है प्रयोग। वैज्ञानिक क्या करते हैं? सबसे पहले प्रयोग करते हैं। प्रयोग मीन्स वह देखते हैं कि अगर इसको ऐसा कर दिया जाए, मीन्स अगर पानी में H2SO4 मिला दिया जाए तो क्या होगा, या आदमी के गला काट लिया जाए तो क्या होगा। तो ये होंगे प्रयोग। क्या होंगे? प्रयोग। अब प्रयोग के बाद हमारा आता है परिणाम। जैसे मनुष्य का गला काट लिया तो वो मर जाएगा, परिणाम हो गया। प्रयोग का क्या हुआ? परिणाम हो गया। पानी में H2SO4 मिला दिया गया तो कुछ उसमें भी प्रोसेस होगा, वो आगे की बात है, लेकिन कुछ मतलब परिणाम हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा। फिर जो इसका तीसरा जो स्टेप आता है वह नियम। नियम क्या होते हैं कि किस प्रकार से यह प्रयोग किए गए। जैसे मनुष्य का गला अगर काटा गया तो किस प्रकार से काटा गया? ऐसे रख के और तलवार से खचा खच उड़ा दिया गया। तो इसको कितनी बार में कटा, मनुष्य का गला कितनी बार में कटा, किस प्रकार कटा, वगैरह वगैरह, ये हमारे नियम हो गए। इसको हम एक नियम द्वारा, मतलब ये हमारा नियम हो जाता है। अब नियम के बाद जो तीसरा हमारा स्टेप आता है वह परिकल्पना। मीन्स उसको कई बार करके देखना कि क्या ये हर बार में हमारा जो आएगा वो यही आएगा, या कुछ इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। अगर इसको इस प्रकार से, जैसे मनुष्य का गला इस प्रकार से रखकर काटा जाए तो कुछ दूसरा, फिर इस प्रकार से रखकर काटा जाए तो क्या कुछ दूसरा आएगा, फिर इस प्रकार से रखकर काटा जाएगा तो क्या दूसरा आएगा? नहीं। तो मतलब ये हमारी परिकल्पनाएं होती हैं। फिर वैज्ञानिक करते हैं परिकल्पना। परिकल्पना करने के बाद जो आता है, परिकल्पना जब हो जाएंगी, जब सभी स्थितियों में वह अटल रहेगा, वह एक सिचुएशन बना के रखेगा, तब वो प्रतिपादित करते हैं एक सिद्धांत। उनका तब निकलता है एक प्रिंसिपल जो अटल होता है। हालांकि प्रिंसिपल में भी जितनी खोजें होती जाती हैं वह गलत होते जाते हैं, प्रिंसिपल भी गलत हो जाते हैं।
लेकिन जब खोजें और अधिक होंगी तब प्रिंसिपल गलत होंगे। तो सबसे पहला जो प्रोसेस हुआ वह प्रयोग हुआ, दूसरा जो इसका प्रयोग के बाद परिणाम आया, परिणाम के बाद जो है नियम हुआ, नियम के बाद फिर परिकल्पना हुई, परिकल्पना के बाद सिद्धांत हुआ। तो नियम जो होगा और नियम और सिद्धांत में ये अंतर था। नियम हमारे तीसरे स्टेप पर आता है, जबकि सिद्धांत हमारा कब दिया गया, जब हम उस पर संपूर्ण रूप से विचार कर लिए तब हमारा जो है सिद्धांत दिया गया। तो इसी प्रकार पर बेस होते हैं कोई प्रयोग और कोई सिद्धांत देना। सिद्धांत देना इतना आसान बात नहीं होती है, इसके लिए बहुत जो है कठिनाई झेलनी पड़ती है, बहुत प्रोसेस करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अब हम आई होप आप सभी ये बात समझ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं आगे। आज अब हम बात करने वाले हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है ब्रह्मांड का संगठन। ब्रह्मांड का संगठन मीन्स मित्रों कि ब्रह्मांड में हमारी जितनी भी सारी चीजें उपस्थित होती हैं उनका निर्माण किन किन चीजों से मिलकर हुआ है, उनमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो अब हम बात करेंगे सिर्फ दो चीजों की, सिर्फ दो ऐसी चीजें हैं जिनसे मिलकर हमारा पूरा ब्रह्मांड बन सकता है। वो क्या क्या है? पहला तो हो जाएगा द्रव्य, और दूसरा जो है हमारा वो है ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है इसके बारे में मैं एक स्पेशल चैप्टर इसके एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूं कि किसी भी चीज के कार्य करने की जो क्षमता होती है वही ऊर्जा होती है। जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो अगर काम करते करते आप थक जा रहे हैं तो आपकी ऊर्जा खत्म हो रही है। जैसे अगर आप बोल न पाए, पढ़ न पाए, सुन न पाए, लिख न पाए तो क्या कहते हैं लोग कि ये निस्तेज हुई। क्या कहेंगे कि ये इनके ऊर्जा जो है खत्म हो गए। तो ऊर्जा खत्म हो गई मीन्स जब आपके कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाती है तो लोग कहते हैं कि आपकी ऊर्जा खत्म हो गई। तो मीन्स ऊर्जा जो है वो हमारे कार्य करने की क्षमता है। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। दूसरी बात, द्रव्य क्या होता है? द्रव्य जो है हमारे चारों ओर वह सभी चीजें जिनमें द्रव्यमान हो। द्रव्यमान मीन्स जो गरु हो, जिसको तौला अगर जाए, नापा जाए तो उसमें वजन हो, कुछ ना कुछ वजन अवश्य हो, मतलब उनमें कुछ मास अवश्य हो। द्रव्यमान आप लोग समझ रहे होंगे कि गरु हो जगह कहा जाता है, तो गरु हो, मास हो, उनको द्रव्यमान कहलाता है। और द्रव्य हमारा जो क्या है कि हमारे चारों तरफ की वह सभी चीजें जिनमें द्रव्यमान हो तथा वह स्थान घेरती हो, मतलब कुछ न कुछ जगह ऑक्युपाई करें। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं अगर, तो हमारे अंदर मास तो है जिससे 54-55 किलो तो होबे करता है, तो हमारे अंदर एक द्रव्यमान है 54-55 केजी का, और हम एक जगह पर खड़े हुए हैं, इतना स्थान पृथ्वी का मैं ऑक्युपाई किए हूँ, मैं इतना स्थान पृथ्वी का घेरे हूँ, तो मैं भी एक द्रव्य हूँ, एक प्रकार का द्रव्य हूँ, एक प्रकार का पदार्थ हूँ मैं भी। तो वह सभी चीजें जो स्थान घेरती हैं और जिसमें द्रव्यमान होता है, एवरीथिंग दैट ऑक्युपाई द स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड द्रव्य, मैटर, ये सभी पदार्थ कहलाती हैं। अब पदार्थ की हमारे संसार में तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं। पदार्थ तीन रूपों में पाया जाता है, जिसमें पहला जो हो जाएगा हमारा द्रव्य के अवस्थाओं के बारे में बात करने से पहले हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि ऊर्जा को हम कभी नष्ट नहीं कर सकते हैं। ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यदि हमने काम किया तो हमने अपनी जो ऊर्जा थी उसको काम में व्यर्थ किया, काम कर दिया तो वह निपट गया, तो हमारी ऊर्जा काम में चली गई। जैसे एक मोमबत्ती हमने जलाई तो मोमबत्ती की जो ऊर्जा थी वह क्या हो गई, एक तो प्रकाश ऊर्जा में बदल गई और दूसरी उसमें क्या हुआ, एक प्रकाश ऊर्जा हुई और एक उष्मा उत्पन्न हुई उसमें। तो एक प्रकाश ऊर्जा उससे उत्पन्न हो गई। तो जो मोमबत्ती की स्पेशल रासायनिक ऊर्जा थी उसमें से एक प्रकाश ऊर्जा तथा उष्मीय ऊर्जा वह दो ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। तो कभी ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, हमने उस ऊर्जा वाले चैप्टर में बात कर लिया है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। तो उसी प्रकार ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा और कुल द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है। इसके बारे में मैं आप लोगों को मतलब ये आप लोग नोट कर लीजिए कि ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जाएं हैं उनका मान और ब्रह्मांड में जितने भी द्रव्य हैं उनका मान हमेशा नियत रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, उनकी वैल्यू कभी चेंज होने वाली नहीं है। और इसी के बेस पर हमारे एक केमिस्ट्री की दुनिया में एक और साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था आइंस्टीन। उन्होंने एक समीकरण प्रतिपादित किया, E = m और c²। E मीन्स एनर्जी, m मीन्स मास, c होती है प्रकाश की चाल।
तो जो प्रत्येक चीजों की जो ऊर्जा है वो उनके द्रव्यमान और प्रकाश की चाल के वर्ग के बराबर होती है। जैसे आपकी ऊर्जा, सपोज कीजिए आप 60 किलो के हैं, तो आपकी ऊर्जा और प्रकाश की चाल 3 × 10 8 मीटर प्रति सेकेंड, इससे अगर गुणा करा दिया जाए तो आपकी उतनी ऊर्जा हो जाएगी। तो हम ऊर्जा और द्रव्यमान को आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। हर चीज जिसके पास द्रव्यमान है उसकी इतनी ऊर्जा हम निकाल सकते हैं कि उसमें ऊर्जा कितनी है। जैसे एक किताब लें, अगर उससे 100 ग्राम की है तो उसकी ऊर्जा कितनी है, 100 से प्रकाश की चाल का वर्ग करके मल्टीप्लाई करवा दे तो हमारी ऊर्जा निकल आएगी कि इसमें कितनी ऊर्जा है। तो ऊर्जा और द्रव्यमान को आपस में चेंज किया जा सकता है। यह सिद्धांत हमारे आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था, E=mc²। अब हम बात कर लेते हैं हमारे द्रव्य की। तो संसार में हमारे द्रव्य की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी? पहली हो जाती है ठोस अवस्था, दूसरी जो हो गई द्रव, और चौथी बताई थे, तीसरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी गैस। ठोस मीन्स सॉलिड, द्रव मीन्स लिक्विड और गैस मीन्स गैस। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, एक ठोस अवस्था, एक द्रव अवस्था, एक गैस अवस्था। जैसा कि हम लोग अब इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, इनके बारे में विस्तृत अध्ययन, इनके बारे में इनकी परिभाषाएं क्या है, किस प्रकार से इनके अणु कण जो वगैरह वगैरह सब व्यवस्थित रहते हैं, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं अपनी आगे की वीडियो में। क्योंकि यह वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं इसको डे 2 में क्लासिफाई करने वाला हूं। इसको मैं बताऊंगा डे 2 में, ये हमारी आगे की वीडियो हो जाएगी। तो ठोस क्या होते हैं हम लोग जैसा कि देखते हैं, लोहे की जितनी चीजें हैं, लकड़ी की जितनी चीजें हैं, हमारे घर वगैरह मकान वगैरह, इनकी आकृति जो होती है हमेशा नियत रहती है, तो ये हमारे ठोस हो जाते हैं। पानी हमारा है, डीजल पेट्रोल मिट्टिक तेल है, या वगैरह वगैरह, मतलब जिस बर्तन में डाल दो उसी का आयतन ले लेते हैं, तो ये सारे चीजें हमारे द्रव हैं। गैस हमारा ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस वगैरह वगैरह, आप लोगों ने सभी के नाम सुने होंगे। इसको मैं कल की वीडियो में इसको क्लासिफाई करने वाला हूं। तो ये हमारी गैसें हो जाती हैं। तो आई होप आप सभी को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए तथा शेयर कर दीजिए। और बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के जितने भी दिन के लेक्चर हैं, अगर आप सभी उन सभी लेक्चरों को देखना चाहते हैं तो बने रहिए आप लोग सभी अंश 5G एकेडमी के साथ। धन्यवाद।